नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त शाम के सुपरहिट कार्यक्रम जनता मांगे जवाब का है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं वैष्णो गौरी। आज हम चर्चा देश के उस क्रांतिकारी फैसले को लेकर करने वाले हैं। भारत सरकार ने देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए न्यू एज HR पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत की तीनों सेनाओं में अब अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियां की जाएंगी। 17.5 साल से लेकर 21 साल के नौजवानों को 4 साल की शुरुआती नौकरी पर रखा जाएगा। उन्हें दुनिया के बेस्ट मैचिंग फोर्स की उम्दा ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आज चर्चा की बेहद ही खास मुद्दे को लेकर करेंगे। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसमें 4 साल में युवाओं की सशस्त्र बलों में भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर का सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की घोषणा करने के बाद से ही पूरे देश में विरोध का माहौल है। देश के अलग अलग राज्यों में इस योजना के खिलाफ असंतोष जताया जा रहा है। देश में ही कई जगहों पर अग्निपथ योजना के विरोध में लोग अब सामने सड़कों पर आने लगे। आइए जानते हैं कि क्या है ये अग्निपथ योजना और क्यों इसे लेकर पूरे देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। मेरा देश जल रहा है, मेरा देश जल रहा है। जी हाँ, मेरा देश जल रहा है। ये आग ही आग, ये सड़कों पर तबाही, ये सड़कों पर प्रदर्शन, ये है हमारे देश के युवा। और ये है हमारे देश के जवान। जवानों का इन दिनों खून गर्म है। जवानों का खून इन दिनों उबाल मार रहा है। और ये उबाल सिर्फ सरकार के लिए गए अग्निपथ के फैसले को लेकर है। अग्निपथ की नाराजगी की आग कुछ ऐसी कि शहर और गांव में धधक रही है कि मानो ये आग पूरे मुल्क को ही अपने आगोश में ले लेगी। क्या बसें, क्या वाहन, क्या रेलगाड़ियां और क्या सरकारी संपत्तियां, मानो ऐसा लग रहा है कि सभी को आग के गोलों में तब्दील कर दिया गया हो। सड़कों पर प्रदर्शन का दौर जारी है। हर तरफ हर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इन युवाओं में कौन असामाजिक तत्व है, कौन पढ़ा लिखा युवा है, कौन नौकरी के लिए व्याकुल है। हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। ये समझ से परे है। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना खरीद नहीं मंजूर है, हम मरेंगे। लेकिन जो तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने निश्चित तौर पर सभी को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, सरकार के फैसले को लेकर युवाओं का कुछ इस तरह से रिएक्शन आएगा, शायद ये किसी ने ना सोचा होगा। सरकार का योजना को लेकर तर्क भी सुनिए। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की। योजना के बारे में युवाओं को ठीक जानकारी नहीं है। अग्निपथ योजना युवाओं के हित के लिए है। भारत के युवाओं को आर्म्ड फोर्सेज में बतौर अग्निवीर सेवा का मौका मिलेगा। अग्निपथ से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सेना में रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ फायदे भी गिनाए। भारतीय सेना देश का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। भारतीय सेना के जवान हमारे हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। वो जवान जो अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे, मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। एक तो वैसे 2 साल से सेना में भर्ती आप बंद कर दिए हैं, दूसरे ये केवल 4 साल के रख रहे हैं। 4 साल बाद वो जब जवान आएंगे तो क्या करेंगे? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, सेना वो सुरक्षा के लिए होता है। केंद्र सरकार मुझे लगता है कि जितना
युवाओं के हित में, प्रदेश के हित में, राष्ट्रीय हित में जो योजना बनाते हैं, काम करती है, उसको लेकर के कहीं संशय की स्थिति नहीं है, न प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। देश की जनता क्या चाहती है, ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते। पीएम मोदी को अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। जीएसटी, नोटबंदी, कृषि कानूनों, अग्निपथ जैसी योजनाएं जनहितैषी नहीं है। पीएम की इन योजनाओं को जनता ने खारिज कर दिया है। बहरहाल देश में पहले नोटबंदी, फिर 3 कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर देश में बड़े आंदोलन किए गए, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन कृषि बिल को लेकर हुआ। और अब अग्निपथ को लेकर सियासी भूचाल देश में आ चुका है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अग्निपथ के पथ पर आगे कितनी कायम रह पाती है। रायपुर से दिलीप कुमार साहू के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये अग्निपथ योजना। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 44,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी। 30 से 40,000 प्रति माह वेतन इनको दिया जाएगा और इसी योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा। बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो इस बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। ये तारुफ आपका करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल भारत भूषण वत्स जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी सर बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ राजीव चक्रवर्ती जी, क्योंकि 10 लाख नौकरी 2023 के लास्ट दिसंबर तक हम दे देंगे। इसके साथ ही दिसंबर 2023 तक देश में 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। उसके ठीक बाद 2024 में हम अगर देखें तो आम चुनाव देश में होना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देश की जनता समझ रही है, सारी चीजें हैं। क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा जिस तरह से ये जो पूरा क्रांतिकारी फैसला लिया गया है, और आपको लग रहा है कि बेरोजगारी पर अग्निबाण चलाने के लिए आपकी ये कोशिश विपक्ष को सही लग रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लॉलीपॉप कह रहा है? गौरी जी, पहले समझने की कोशिश कीजिए, आप इसको चुनाव से जोड़ रही हैं। कृपया मैं आप निवेदन करूंगा चुनाव से मत जोड़िए। मैं आपको बता दूं 65 का जब युद्ध हुआ था 1900 चाइना के साथ, तो हमारे पास जो इन्फेंट्री फोर्स के अलावा, जो पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जो फोर्स थी, जो सेकेंड लाइन फोर्स थी, वो तैयार नहीं थी। हम 71, हालांकि सेना के विशेषज्ञ और पत्रकार बंधु में बैठे वो और अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद भी 71 का युद्ध हुआ, बाद के और भी युद्ध हुए, कारगिल का युद्ध हुआ, हम बहुत सारे छद्म युद्ध भी झेल रहे हैं। तो इसके अलावा ये तो सेना की हो गई फ्रंट लाइन की लड़ाई। उसके बाद सेना बहुत सारे बचाव कार्य करती है। अभी आप देखेंगे कि 2 साल तक कोरोना का जो कहर था, उस कोरोना के कहर में भी हमको कहीं कहीं लगता था कि काश कोई सेना के वॉलंटियर्स आते, हमको ले जाते, हमको एडमिट कराते। तो ये देश को बहुत ज्यादा और बहुत सालों से गौरी जी हमको ये आवश्यकता है कि हमारी मांग होती थी कि जिस प्रकार से इन्फेंट्री ट्रेनिंग, रक्षा की ट्रेनिंग सारे देशों में दी जाती है, हमारे देश में क्यों नहीं दी जाती है? एक एनसीसी है, लेकिन वो तो केवल छात्रों को दी जाती है, 2 वर्ष है। अगर जूनियर है और सीनियर एनसीसी है तो 3 वर्ष है। लेकिन बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में अपना फोकस करना चाहते हैं वो नहीं जाते एनसीसी में। तो हमारा युवा तबका जो पान ठेलों में, चाय में, नशे में जा रहा है, और सेना को भी आवश्यकता है कि एक सप्लीमेंट्री, एक बैक सपोर्ट की। तो ये न केवल बैक सपोर्ट की है, ये न केवल सेना को ठीक है, मैं समझ गई कि आप ईरान के कॉन्सेप्ट पे चलने की कोशिश यहाँ की केंद्र सरकार ने की है। मैं समझ गई कि आप लोगों ने ईरान के कॉन्सेप्ट पे चलने की कोशिश की है कि हमें अपने युवाओं को बिजी रखना है, लेकिन हिंदुस्तान की फौज का ये पराक्रम, हिंदुस्तान की सेना का शौर्य और हिंदुस्तान की आर्मी का दम, ये जो ऑलिव ग्रीन वाली जो यूनिफॉर्म है, उसमें आपने 17.5 साल से लेके 21 साल तक के युवाओं को इस क्राइटेरिया में रखा है। बाकी उसके बाद क्या 75% युवाओं को आप बाहर कर रहे हैं और 25% युवाओं को आप अंदर कर रहे हैं। सर,
देश जिस ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का आकर्षण सब युवाओं में है। मिथक है गौरी जी। नहीं गौरी जी, ये मिथक है। पूरी बात सुन लीजिए, 2 सेकेंड और 1 मिनट लूंगा। उसके अलावा देखिए, सेना में पहले से शॉर्ट सर्विस कमीशन है और नेशनल डिफेंस एकेडमी में है, जहां पर भी लोग वो स्कीम में चलती रहेगी। ये पता नहीं रोजगार जो सेना के भर्ती करने वाले युवक थे उनको किन्होंने भड़काया है, किसने भड़काया है, वो स्कीमें चलती रहेगी। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो युवा है वो आज भी 5 साल 6 साल नौकरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं या सरकारी सेक्टर में चले जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं। तो ये अवसर तो खुला रहेगा। इस योजना का हमें दिल से स्वागत करना चाहिए और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आने वाले समय में और कुल मिला के तो ये है कि रेवेन्यू बजट बढ़ने की वजह से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, ये सबको समझ में आ रहा है। भंसाली जी, आपका रुख कर रही हूँ। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है और जिस तरह से ये सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए रश्क भाई, इस बारे में मेरा ये कहना है या हमारा ये कहना है कि जीएसटी को व्यापारियों ने नकारा, नोटबंदियों को अर्थशास्त्रियों ने नकारा, 3 कृषि कानूनों को किसानों ने नकारा और अभी अग्निपथ को इस देश का नौजवान नकार रहा है, कांग्रेस नहीं। आज देखिए युवा जन सैलाब सड़कों पर है। क्यों सड़कों पर आप बात करिए? ये अग्निपथ योजना जो है, ये अग्निपथ योजना उन्हीं लोगों को अच्छी लग रही है जिनको 3 कृषि काले कानून बहुत अच्छे लगते हैं। वही लोग आज अग्निपथ योजना की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें रस कुछ आंकड़े हैं मेरे पास कि हमारी केंद्र सरकार के पास कुल मिलाकर अभी 29,29,000 रिक्त पद हैं। ठीक है, इसमें अकेले भारतीय सेना के अंदर 2,55,000 रिक्त पद हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929 और लगभग 1 लाख पद रिक्त है। स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर लगभग 5,31,000 के करीब पद जो है वो रिक्त हैं। रेलवे के अंदर 2,66,000 पद रिक्त हैं। सभी अगर को मिला लें इन सभी को तो लगभग 62,29,000 पद इस प्रदेश में जो है अभी रिक्त हैं। ठेके पर सैनिकों की भर्ती टोटल केवल 46,000 लोगों को इनको भर्ती में लेना है। इसमें इतना प्रोपोगेंडा क्यों कर रहे हैं? सारी चीजों का तो निजीकरण कर दिया। सेना का ठेका प्रथा की जा रही है सेना के नौजवानों की भर्ती में। मुझे पता चला हरियाणा में एक युवक ने इनके गलत आदेश या गलत नीतियों की वजह से आत्महत्या कर ली। अभी शाम के भी एक खबर आई है कि कोई एक युवक की आकस्मिक मृत्यु इसमें हुई है। इसमें मोदी सरकार जो है ये बिल्कुल एक हठधर्मिता और एक न जाने किसके इशारे पर ये काम कर रही है। बेहतर एंगल से हम रिटायर्ड कर्नल जी वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ही हम जानते हैं। वत्स जी, सेनाओं को आखिर इस अग्निपथ स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह से आप इस पूरी स्कीम को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जो हमारे देश में इस योजना के प्रति आगजनी की घटनाएं या दूसरी घटनाएं हो रही हैं, मैं देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि शांतिप्रिय तरीके से संविधान के अनुसार आपको हक है किसी भी चीज के बारे में विरोध करने का। लेकिन अगर आप सेना में जाना चाह रहे हैं और इस प्रकार आप आगजनी की घटना एक नकारात्मक सोच के साथ में सेना में और वो भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस भारतीय सेना के काबिल ही नहीं है। इस पॉइंट के साथ में अब मैं आता हूं योजना प्रॉपर पर। लड़ाई का जो आयाम है, लड़ाई की वारफेयर के जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। पहले जमाने के युद्ध में झंडे के चारों तरफ युद्ध होता था, गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती थी, बैनेट चार्ज होते थे। वो भी एक मतलब अगर नजदीक की लड़ाई है, कॉम्बैट जो उसमें है तो होगी, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। अभी लड़ाई जो है बीवीआर रेंज पर जा रही है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। आप दुश्मन को देख नहीं रहे लेकिन उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। आप किससे बर्बाद कर रहे हैं? आप टेक्नोलॉजी से बर्बाद कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? उसके लिए पैसा लगता है। उदाहरण के तौर पर S-400 मिसाइल जो एयर डिफेंस मिसाइल हमने रशिया से खरीदी है, उसकी कीमत आप जानते हो 30,000 करोड़ रुपया। मैं एक मैग्नाइज्ड बटालियन कमांड कर रहा था, मेरे पास में मिसाइल्स और BMP 550 करोड़ का इक्विपमेंट था सिर्फ एक बटालियन के पास में। तो लड़ाई का आयाम जो चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ में
अपने आप को एक बदलाव लाना पड़ेगा, सेना के अंदर में एक बदलाव लाना पड़ेगा। सेना में जो टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड जवानों की ज्यादा जरूरत है। अब अगर मान लो हमने 100 जवान लिए हैं, उसके अंदर में 25 जवान जो बेस्ट है और जो टेक्निकल माइंडेड हैं, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को या हमारे आर्मर्ड सिस्टम को या हमारे मैकेनाइज्ड सिस्टम को जो अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं, वो वहां पर रिटेन होंगे और बाकियों को लेटरल एंट्री के तौर पर, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी और डेफिनेटली दी जाएगी। और अगर प्राथमिकता नहीं भी दी जा रही है तो आप ये सोचिए कि एक 4 साल की ट्रेनिंग में 21 साल की उम्र में बाहर आया हुआ जवान क्या दूसरे जवान जो उसी की उम्र का नौजवान है उससे बेहतर काबिल नहीं होगा? सेना का जवान, आज हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत है हमारे देश का युवा। हमारे पास विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है और उस युवा शक्ति को अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, देश प्रेम की भावना से प्रेरित नहीं किया तो वो गलत दिशा में जा सकता है। जब 4 साल की ट्रेनिंग आर्मी लेने के बाद में जब वो समाज के अंदर में आएगा तो न केवल समाज को अच्छा बनाएगा और समाज के दूसरे लोगों पर भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। आप आज जो एक्स-सर्विसमैन होते हैं उनके बारे में सोचते हैं ना कि ये डिसिप्लिन आदमी है, तो वही भावना अब उनके अंदर में आएगी। तो बेटर ट्रेन्ड, बेटर इक्विप्ड और करीब 25 लाख रुपए लेकर वो वापस आ रहा है 21 साल की उम्र के अंदर में। 11 साल प्लस 11 प्लस उसको जो है 11 प्लस 11 मिल रहा है ना, 11 प्लस 11 मिल रहा है। 11 लाख का वो ले रहा है, 11 उसको मिल रहा है, तकरीबन 22 से 25 लाख के बीच में उसको पैकेज वापस मिलेगा। तो उस हिसाब से मेरा सोचना ये है कि एक बेटर समाज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज को जब लागू किया जाता है तो बदलाव में रेजिस्टेंस तो होता है, चाहे वो सीए है, चाहे वो 370-35A है, चाहे वो कृषि कानून है, चाहे वो भी है। फियर ऑफ अननोन रहता है कि अरे क्या होगा, ये योजना लागू होगी नहीं होगी। लेकिन वक्त के साथ में बादल छटते हैं, उजाला आएगा और ये योजना हमारे देश के लिए क्रांतिकारी योजना साबित होगी। कितनी प्रैक्टिकल इसको माना चाहिए, कितनी प्रैक्टिकल? मेरे विचार में इस तरह से देखिए, ये भ्रांतियां कुछ जो है ना वो उसके बारे में बात करता हूँ। एक सबसे बड़ी भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि योजना को तुरंत लागू कर दिया गया। नहीं, 4 से 5 साल तक इस योजना के बारे में मंथन किया गया है, अलग अलग लेवल पर मंथन किया गया है और उसके हर आयाम पर। लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में तो नहीं कर सकते ना। अगर हम पब्लिक डोमेन में उस मंथन को करेंगे तो वो कोई भी योजना लागू कभी हो ही नहीं सकती। तो ये कहना गलत है कि इसको तुरंत मान लिया नहीं। लेकिन बस जी हम इसको है ना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे भी तो केंद्र सरकार इसको ला सकती थी और एकदम से इसको ठीक है 4 से 5 साल तक इसका एनालिसिस किया गया, उसके बाद हम इसको लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेके आते हैं। हम उस एस्पेक्ट को भी देखते हैं कि ये कितना पॉजिटिव है, कितना फायदेमंद है, कितना इसके नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर इतने ह्यूज लेवल पे जब वहां से बेहतर जो ट्रेन होकर जो हमारा युवा निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं जो निकलेगा, जो 25% सिलेक्ट हो जाएगा वो तो अच्छे हाथों में चला जाएगा। लेकिन जो 75% जो युवा वहां से ट्रेंड होकर निकलेगा, ट्रेनिंग लेके निकलेगा, वो आपको नहीं लगता है कि जब उसको आर्मी के तमाम तरह की चीजों की जब उसको ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं उन एक्टिविटीज में भी मिसयूज किया जा सकता है जिसका हमेशा खतरा बना रहता है। हमने कई ऐसे अपने जवानों को देखा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी असामाजिक तरह की चीजों में रहता है। तो एक ये खतरा भी है। 2 चीजें हैं। आपने बोला पायलट प्रोजेक्ट, कोई भी योजना स्थायी तौर पर लागू नहीं की जा सकती। उसमें वक्त के साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स को साथ में मिलाकर तब्दीलियां आती है। उदाहरण के तौर पर अभी कल ही जो है भारतीय सरकार ने 2 साल की उम्र को बढ़ाया है, 21 साल से 23 साल की उम्र करिए। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम के जो 2 साल है उसको कंपनसेट करने के लिए वन टाइम उसके अंदर में दिया। इसी प्रकार मेरे विचार में जब ये योजना धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि इसमें 25% इंटेक की बजाय 30% इंटेक हो, 40% इंटेक हो, 50% इंटेक हो, या और जो दूसरी चेंजेस हैं वो आएंगी। चेंज लाना जरूरी होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट ही के तौर पर ही आप इसको मानकर चलिए। इसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले हैं। आप इसको नेगेटिव सोच में ना लें कि समाज के अंदर में वो जो ट्रेंड आदमी आएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि समाज के अंदर में वो ट्रेंड आदमी आएगा, एक डिसिप्लिन आदमी आएगा, उसको आप इस तरीके से क्यों नहीं सोचते? ठीक है,
सुरेश जी, टू द पॉइंट है, सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, आपको ये कितना क्रांतिकारी लगता है? और क्या आपको वाकई में ये लगता है कि अभी कहीं चूक रह गई है जिसको आने वाले समय में और भी ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा? देश में जितने भी कानून बने हैं, जितनी भी नीतियां लागू हुई हैं, उनका समय समय पर विस्तार होता रहा है, उनके अंदर संशोधन होते रहे हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि योजना बाहर आती नहीं है, उससे पहले आगजनी प्रारंभ हो जाती है। ये बहुत चिंताजनक है इस देश के वातावरण के लिए। और ये एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों का एक ऐसा वातावरण बना हुआ है जो ये सब कहते हैं, वो केवल नेगेटिव ही सोचते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है उस अपने केंद्र सरकार की योजना को नेगेटिव करे, बोले। ये कहा जाए कि योजनाएं रोजगार जो है वो नहीं दिए केंद्र सरकार की। अभी जैसे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, वो कहने लगे कि देश में इतनी रोजगार के स्थान खाली हैं जिनके रोजगार दिए जा सकते हैं, पुलिस के खाली हैं। पुलिस तो राज्य का सब्जेक्ट है। कांग्रेस शासित राज्यों में यदि ये उदाहरण पेश किया जाए कि हमारे यहाँ इतने खाली हैं और हम भर रहे हैं, तो भाजपा शासित राज्यों पर दबाव बनेगा कि जब खाली नहीं है, टोटल आंकड़ा है। भाजपा नहीं, ये टोटल आंकड़ा दिया है। आपके टोटल आंकड़े में टोटल आंकड़ा देश का कहां से आता है? नितिन जी बताइए। टोटल आंकड़ा देश का राज्यों से मिलकर के बनता है। आप अपने राज्य शासकों, देश का जो आता है, आप अपने राज्य से अनुपम उदाहरण पेश करिए। आप अपने राज्य से अनुपम उदाहरण पेश करिए और बघेल साहब से कहिए कि वो आपके राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करके अन्य भाजपा शासित राज्यों पर दबाव बनाए। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप विपक्ष में बैठे हैं, भाजपा शासित राज्यों पर दबाव बनाइए और घेरिए उनको। ये तो बात आपकी बात होगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की लगभग 5 योजनाओं का जिक्र हुआ है। नोटबंदी का जिक्र हुआ है, जीएसटी का जिक्र हुआ है। जीएसटी कितने वर्षों से मंथन में थी, 5-7 राज्यों की असहमति थी, उसके बाद उस पर सहमति बनी और ये लागू हुई। कृषि बिलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने स्पष्ट कहा कि 95% लोगों का इसके में जो है लाभ था और 5% लोगों का नुकसान था। किसानों का, लोगों का नहीं, किसानों का नुकसान था। केवल इस योजना को वापस लिए जाने के संबंध में यदि किसी को नहीं जानकारी है तो मैं बताता हूं, सामाजिक विद्वेष का मामला था। केवल सामाजिक विद्वेष न फैले इसलिए जो है, आपको याद होगा जब स्वर्ण मंदिर पर गोलीबारी थी, बम फोड़े जा रहे थे, उस समय भी भाजपा ने अलग टोन ली थी और 2 सांसद 84 में रहे थे। आज जो है कृषि बिलों के मामले में अलग स्टैंड लिया, क्योंकि यह ऐलान हो गया था कि गुरुद्वारों में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। ये कोई सामाजिक समरसता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कृषि बिलों को वापस लिए जाने की पहल की गई सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले के बाद भी। एनआरसी और सीएए के बारे में सबको मालूम था कि ये योजनाएं केवल उन लोगों के लिए हैं जो 3 देशों से भारत में आकर के लोग रुके हैं, उनको नागरिकता देने का मामला था। और ये प्रस्ताव जो है वो प्रारंभिक दिन से जो है कांग्रेस की सरकारें जब केंद्र में थी, और मुझे जहां तक ध्यान है सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय से ये सारी बातें, मनमोहन जी की तरफ से ये प्रस्ताव आया था, ये सारी चीजें चलती, लेकिन विरोध कहां हुआ? एक तरफा विरोध हो रहा है। और ये जो एक तरफा विरोध है, ये 2 बातें स्पष्ट करता है। एक, स्पष्ट उससे ये संदेश आता है कि सरकार की नीतियां इतनी ज्यादा गलत हैं कि जिनके बारे में जनता और लोग, विपक्ष जो है 1 मिनट में मैदान में कूद जाता है। दूसरा संदेश ये जाता है कि सबको ये समझ में आ जाता है कि अब इसके बाद हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचता, तो ये कहा जाता है कि आंदोलन एक तरफा बन जाता है और तत्काल हिंसा और आगजनी शुरू हो जाती है। मैं वत्स साहब की इस बात से सहमति व्यक्त करता हूं जो उन्होंने कहा है कि जो युवा सेना में जाकर के देश की रक्षा करना चाहते हैं वो रेलगाड़ियां फूंक रहे हैं। क्या रेलगाड़ी फूंकने वाला व्यक्ति देश की सुरक्षा कर सकता है? आज एक राजनीतिक नेता का या एक जो आंदोलन जीवी का या एक पत्रकार का जो खबर दे दी, उस खबर के आधार पर यदि आगजनी करने वाला व्यक्ति सेना में जाएगा तो कौन भरोसा करेगा कि जो सेना की छवि है, तो यदि शत्रु व्यक्ति जो है उसके साथ संपर्क बना करके लाभ देने की कोशिश करेगा तो क्या वो हमारे देश के लिए खतरनाक सिद्ध नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन एक तरह की जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी होती है ना सुरेश जी, की अगर इस तरह की जो स्थिति हो रही है तो उनसे कैसे निपटा जाए। अगर इस तरह की फ्लैगशिप योजनाएं आ रही हैं, संचालित जिनको किया जा रहा है, इतने बड़े लेवल पे अगर इनकी घोषणा हो रही है,
तो हमें उन तमाम चीजों के माकूल इंतजाम करने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। ठीक है, हमने देखा है कि अफवाह फैलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, और अफवाह ऐसी है कि यहाँ से शुरू होगी और आगजनी जैसी घटनाएं हम पूरे देश में देखें। अगर इस योजना का अगर विरोध हो रहा है तो एक बार ये भी तो समझने की जरूरत है ना कि क्यों युवा इस तरह से सड़कों पर उतर रहा है, और जो सरकारी संपत्ति है जो 70 सालों में जो बनी हुई है उसको फूका जा रहा है। नुकसान तो हमारा ही है ना। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। यदि कर्नाटक में हिजाब का मामला एक सामान्य कॉलेज से संबंधित था तो उत्तर प्रदेश में हिंसा क्यों होने की जरूरत थी? अन्य राज्यों में हिंसा की क्या जरूरत थी? इसका तात्पर्य ये है कि इस देश में एक अलग किस्म का फैक्टर काम कर रहा है। राजनीतिक संरक्षण है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मुझे मालूम है कि इंदौर में एक घटना होती है मध्य प्रदेश में कि एक चूड़ी बेचने वाला जाता है, एक मोहल्ले में उसकी पिटाई होती है, लेकिन जब उसको थाने पकड़ करके लेके आते हैं तो 10,000 लोगों की भीड़ खड़ी होती है। ये कहां से भीड़ आ गई 10,000 लोगों की एक आधा घंटे के अंदर अंदर? इसका मतलब एक नेटवर्क काम कर रहा है। मैं किसी उस संस्था पर नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसको पैसे मिलते हैं, बार बार उनका नाम आता है, ये मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना जल्दबाजी में सारे लोग एकत्र कहां से हो जाते हैं। और मैं ये कह सकता हूं, इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि जब से 2014 में सत्ता परिवर्तन तो देखा था ना, जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ है, प्रारंभिक कुछ दिनों को छोड़ने के बाद प्रत्येक योजना का मूर्ति भंजन हो रहा है, किसी नेतृत्व का चेहरे का मूर्ति भंजन हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी के चेहरे का मूर्ति भंजन नहीं हो रहा, उनको भी बारे में टिप्पणी की जा रही है। तो आज हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही निकृष्ट स्थिति में जाकर के खड़ी हुई है। बिल्कुल, बाकी एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत और नीचे ले जाने वाले आक्षेप हो रहे हैं। ये भारत की राजनीति कभी नहीं रही। मुझे अच्छे से याद है, मैं नई दुनिया अखबार पढ़ रहा था जिसमें मैंने पढ़ा कि नेहरू जी ने एक टिप्पणी अटल जी पर कर दी थी और थोड़ी देर शाम के समय उनके घर कॉफी पीने चले गए। ये जो परिस्थितियां थी हमारी देश की राजनीति, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी और सुंदरलाल पटवारी की जोड़ी के बारे में चर्चा की जाती थी। हमारे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और विक्रम वर्मा की जोड़ी के बारे में चर्चा की जाती थी। आज हम कहाँ के खड़े हो गए? प्रधानमंत्री राहुल गांधी से बात नहीं करना चाहते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री से बात नहीं करना चाहता, एक दूसरे के बारे में निम्न स्तर का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहाँ हम खड़े हुए? ये स्थिति हम तो दोनों तरफ से देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से यही स्थिति बनी हुई है। मैंने तो दोनों का ही नाम लिया। वाकई में, और इस पे वाकई में मंथन करना चाहिए। जी वत्स जी, यहाँ बातचीत के दौरान में दो बड़े अहम मुद्दे सामने लाना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो हमारे देश की जो रक्षा व्यवस्था है, भारत देश का एज सच जो डिफेंस कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा मोटे तौर पर बताऊंगा, ज्यादा तो मैं नहीं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आर्मी रहती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कैपोस सेंट्रल आर्म पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रहती है, और फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में एनसीसी एनएसएस स्काउट्स ये रहते हैं। जो फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है वो मेरे विचार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे देश को थ्रेट दो तरीके से है और धीरे धीरे वो थ्रेट जो दूसरा तरीका है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी थ्रेट ना केवल बाहर की एक्सटर्नल थ्रेट है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो मीर कासिम और जो जयचंद बैठे हुए हैं और जो इस इंतजार कर रहे हैं किस तरीके से कब चाइना या पाकिस्तान हमारे ऊपर में कुछ अटैक करे और मैं हमंदर से इसको और ज्यादा सहयोग प्रदान कर सके। उदाहरण के तौर पर फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस का काम होता है कि जितने भी राष्ट्र जैसे जितने भी हमारे जो टैंक्स जाएंगे या वो जहां भी हमारे को अंदर जाना है तो बीच में जो पुल आएंगे, कम्युनिकेशन सेंटर्स आएंगे, उनकी रक्षा करना होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब आपके पास में 4 साल की एक ट्रेन फोर्स समाज के अंदर में ऑलरेडी मिली हुई है, तो ये फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस हमारा कितना मजबूत और हो जाएगा। वक्त के ऊपर में जब वक्त पड़ेगा तो हमारे पास में रेडीमेड फोर्स होगी, एक ट्रेन फोर्स होगी देश की रक्षा करने के लिए इंटरनल इसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन बस जी एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी है ना कि देश की दोनों तरफ की अगर दो बॉर्डरों की बात करते हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और हम जिस तरह से देखें 2 साल से तो वैसे भी सेना में भर्ती नहीं हुई है और सिर्फ 25% ही ट्रेंड युवा जो हैं जो बिल्कुल प्रोमिनेंट तरीके से जिनको ट्रेनिंग हो जाएगी उनको ही सेना में मौका मिलेगा और वो ही अंदर जाएंगे, वो ही कमीशन पाएंगे, तमाम तरह की चीजें। रेगुलर भर्ती तो चलेगी ना? हाँ, नहीं साथ साथ रेगुलर किसने बोला कि किसने कहा कि रेगुलर भर्ती बंद हो जाएगी?
जिस तरह से विरोध हो देखिए, रहा है। एक रेजिमेंट के अंदर में हाँ। और एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। एक रेजिमेंट के अंदर में लगभग 1000 जवान होते हैं। उस 1000 जवान के अंदर में जब ये अग्निवीर की पहली खेप जाएगी तो तकरीबन 20% ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। और उसमें सिर्फ जो कमांडिंग ऑफिसर, जो मेन फोर्स है, जो मेन जो रीढ़ की हड्डी है हमारे देश के डिफेंस की, वो कमांडिंग ऑफिसर के पास में सिर्फ एक छोटा सा एक सोचने का विषय होगा कि अगर गलवान जैसी स्थिति आ जाती है या हमारे को जो साउथ पेंगोंग लेक के ऊपर में अटैक करना है तो वहां हो सकता है कि उसको थोड़ा लिमिटेशन रहेगा। अदरवाइज जो 6 महीने की ट्रेनिंग है वो एक बेसिक ट्रेनिंग एक जवान को 4 साल की उसके लिए काफी रहती है और उसके बाद में उसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग तो मिलेगी। ठीक है। जब 25 अगस्त में आएगा। ठीक है। राजीव जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से इस पूरी योजना का विरोध हो रहा है, इस स्कीम का विरोध हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में जो तीनों कृषि कानून का हुआ है वैसे ही आपको ये स्कीम भी वापस लेना पड़ जाए? जी बिल्कुल नहीं, जरूर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, जैसे कर्नल भारत साहब ने कहा, हमारे पत्रकार महोदय ने भी कहा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो तत्व भड़का रहे हैं युवाओं को, लेकिन ये स्कीम बिल्कुल वापस नहीं होगी। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि इसको बहुत सोच समझ के, बहुत दिनों से इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चला, अनुसंधान चला कि कैसे हम अपने 4th ब्रिगेड को कैसे डेवलप करें, कैसे हम अपने पैरामिलिट्री के साथ एक ब्रिगेड को तैयार करें, तो वो निश्चित रूप से ऐसे ही किया जाएगा। और जो रेगुलर भर्ती है, आपने मेरी मुंह की बात रेगुलर भर्ती भी जारी रहेगी, एनडीए की परीक्षा चालू रहेगी, चालू रहेगी, जारी रहेगी। पैरामिलिट्री में फिर इसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? पैरामिलिट्री की आज थल सेना और वायुसेना में 2,25,000 पद खाली है। पैरामिलिट्री ज्यादा जरूरी है कि मिलिट्री जरूरी है, हार्डकोर आर्मी जरूरी है, ये तो अनुसंधान हो चुका है। जैसे कर्नल भारत साहब ने कहा, बिल्कुल इसकी परीक्षण किया जा चुका है, बताओ सारी चीजें बातें की जा चुकी है। और गौरी जी, आपके सेना में जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये वापस नहीं होगा। जितने भी स्लीपर सेल कल 21 वर्ष की बात थी, आगे बदलाने की क्या जरूरत थी? देश में एनसीसी है, आर्मी टेरिटोरियल भी है। राजीव जी सुनिए, आ रही हूँ मैं, नितिन जी आपके पास आ रही हूँ, नितिन जी आ रही हूँ मैं आपके पास। राजीव जी, देश में एनसीसी है, आर्मी टेरिटोरियल भी है, उसको मॉडिफाई करते अग्निपथ स्कीम लाने की क्या जरूरत थी? जवाब दीजिए। गौरी जी, हर चीज का आप अगर बोलेंगे कि हम आज भी एम्बेसडर पर क्यों नहीं चल रहे हैं, फिएट पर क्यों नहीं चल रहे हैं, हम क्यों मर्सिडीज पर चल रहे हैं, हम स्पीड कार क्यों चला रहे हैं, स्पोर्ट्स कार, अरे हर चीज घर पे तो नहीं चलेगी गौरी जी, सेना है हमको। आप जैसे गौरी जी, आपके सवाल का जवाब मैं आपके सवाल का फिर मैं आपको बोलने दूंगा। सवाल का जवाब देना। गौरी जी, हर जी गौरी जी, मुझे लेट मी एक्सप्लेन। हर चीज घर्रे पर नहीं चलती गौरी जी, आज समय बदल चुका है, छद्म वार भी चल रहा है और बॉर्डर पर भी वार चल रहा है। और जैसे कर्नल साहब ने कहा है कि आज युद्ध गुत्थम गुत्था नहीं है, तो हमको तरीके भी बदलने पड़ेंगे। आज तो भाला लेके कोई फौजी नहीं जाता, आज तो उसके पास ऑटोमेटिक राइफल है, 24 मैगजीन वाले में राइफल्स है। तो आज अगर आप समझेंगे कि ये तरीका क्यों अपनाया गया, वो जो तरीका, अरे इजराइल को देख लीजिए, हर नागरिक को इजराइल का, अभी आप कह रही थी ईरान का क्यों तरीका, आ रही हूँ राजीव जी, आ रही तो इजराइल में जैसे हर नागरिक का अधिकार है कि वो सैनिक ट्रेनिंग ले, और अभी अगर हम हर एक अच्छे व्यापारी होने के लिए बहुत सारे पुरुष सैनिक हैं जो एक अच्छे व्यापारी है। ठीक है भंसाली जी, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होती है, उसका फर्ज होता है कि देश को नुकसान ना हो। अगर आप लोगों के किसी स्टेटमेंट से अगर देश को नुकसान हो रहा है और हमारा युवा अगर भ्रमित हो रहा है और अगर इस तरह से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको तो संवाद करना चाहिए, उनको बैठ के उनके साथ संवाद कीजिए, उनको ताली बजा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, उनके सोशल मीडिया में ताली बजा रहे हैं गौरी जी, हाथ जोड़कर मीडिया में लोग ताली बजा रहे हैं, पर्वो धर्म वाले हैं, आग लगा के बहुत के खिलाफ है। आजादी के आप
उठा के देख लीजिए वही खाते कि कांग्रेस का क्या सिद्धांत और कौन सी नीतियां रही हैं। हम अहिंसा पर विश्वास करते हैं। देखिए, हिंसा पर नहीं, पूरा देश अहिंसा पर विश्वास करता है भंसाली जी, पूरा देश अहिंसा पर विश्वास करता है। राहुल गांधी दबाव किया जा रहा है। हमारा देश का युवा तो ऐसा नहीं था। आपको संवाद करना चाहिए, आप बताइए उनको। अब जो नुकसान हो रहा है वो आने वाले सालों में भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी भंसाली जी। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका में इस वक्त हैं। देखिए जी, ये विशेषज्ञों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो काफी कुछ विशेषताएं बता दी इसके विषय में। क्यों युवा को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं देश के, क्यों ये युवा सड़कों पर है? नहीं, उनको मनाना, उनकी बातों को समझ के कोई निर्णय एकाएक कोई चीज आप कर दोगे तो युवा है। ठीक है, मैं आपने जो कहा हिंसा के सपोर्ट पे कभी कांग्रेस नहीं रही। हिंसा परमो धर्म हमारी नीति है और सोशल मीडिया में सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई हमने कहीं नहीं बोला ऐसा करो, हमने बिल्कुल हम हिंसा के खिलाफ हैं। और मैं एक जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से इस डिबेट में हाथ जोड़कर देश के जो भी युवा हमको इस डिबेट में देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, गांधी जी के सिद्धांतों पे चले, अहिंसा परमो धर्म की बात करें और शांतिपूर्ण से आंदोलन करें। जो हुआ है गलत हुआ है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अधिकार पूरे देश के सारे नागरिकों को है। और आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय अलोकतांत्रिक है। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता को वापस लीजिए और जैसी चीजें चल रही राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक लाभ से इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता। जी वत्स जी, सेना के मामले में भी किस तरह से फाइट कर पाएंगे हमारे लोग, जिस तरह से जो ट्रेन होंगे और इसके कितने एडवांटेज कितने डिसएडवांटेज? एडवांटेजेस तो मैं आपको बहुत गिना चुका हूं, इसके लिमिटेड डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक मैंने आपको गिनाया था कि अगर बहुत ही अधिक विषम परिस्थितियों में एक कमांडिंग ऑफिसर को युद्ध करना पड़ रहा है, उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि जैसे साउथ पेंगोंगसो लेक है या डोकलाम जैसा एरिया है या गलवान जैसा एरिया है जहां हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है, जहां बड़ी विषम परिस्थितियों में, मैं कारगिल वार में खुद था 48 दिन वहां पर, तो वहां बड़ी विषम परिस्थितियां थी। लेकिन एक रेजिमेंट के अंदर में सिर्फ 200 जवान और उन 200 जवानों के मैक्सिमम 200 जवानों के अंदर में भी कॉम्पिटेंट एंड नॉन कॉम्पिटेंट, जिसके अंदर में कॉम्पिटेंट जो युद्ध करने के लिए आगे जाते हैं, नॉन कॉम्पिटेंट जो उनको सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, वो सब होंगे। तो यहाँ एक छोटी सी लिमिटेशन डेफिनेटली एक कमांडिंग ऑफिसर के पास में आएगी अगर वो किसी विशेष परिस्थितियों में युद्ध के लिए जा रहा है। लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में जो उसके हायर अप्स हैं, ब्रिगेड है, डिवीजन है, कोर है, वो हो सकता है इस चीज को पहचानकर आपको आर्गुमेंट कर देते हैं, आपको रीइंफोर्स कर देते हैं उस विशेष परिस्थितियों में लड़ने के लिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि मेरा ये निजी विचार है कि वक्त के साथ में इस योजना के अंदर एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए चेंजेस लाने होंगे। हमें एक समाज को, एक देश को, इस देश की युवाओं को, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तब्दीलियां लानी पड़ेगी और वो तब्दीलियां आएंगी। मैंने जैसे पहले कल ही जो है दो साल की तब्दीली आ गई है, आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो तब्दीलियां आएंगी और आनी चाहिए, और तभी ये एक योजना सफल योजना होगी। और मैं आज फिर भी दावे के साथ कहता हूं कि एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना सिद्ध होगी। जी वत्स जी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी से आप कितना अंतर देखते हैं? इससे पूरी ये तो ट्रेनिंग सेशन रहेगा उसमें। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला का छात्र हूं और बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो है पास आउट हुआ और तकरीबन 20 साल 6 महीने की उम्र में हमारे कमीशन मिल गया था। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियल जो 9 महीने की ट्रेनिंग करके ओटीए का ऑफिसर आता है और हम जो 4 साल की ट्रेनिंग करके जाते हैं, 3 साल एनडीए में और 1 साल आईएमए में, या जो सीडीएस से डायरेक्ट एंट्री जाता है और 1.5 साल की ट्रेनिंग करता है आईएमए में,
शुरू के कुछ शुरुआती सालों में कुछ फर्क हो सकता है उनकी ट्रेनिंग में, उनके वॉरफेयर के तरीके में, लेकिन एक अरसे के बाद में जब वो रेजिमेंट के अंदर में घुल मिल जाता है, उसकी सोच में उसमें फर्क आ जाता है, उसके सोच को एक दिशा मिल जाती है। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, ओटीए वाले ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल्स के रैंक में बहुत आगे तक गए हैं। तो ऐसा नहीं है, एक अरसे के बाद में 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में ये जो अग्निवीर होंगे ये भी उसी तरह से एक रेगुलर जवान की तरह से कम्पीट करेंगे। जिस तरह से आपने कहा है कि उसी तरह से ये कॉम्पिटिट करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो जवान इस तरह से भर्ती होंगे उसमें और जो जवान रेगुलर जिस तरह से भर्ती होते हैं, दोनों में कितनी डिस्पैरिटीज हम देखते हैं? डिस्पैरिटी का सवाल शुरू में जो 4 साल है उनकी यूनिफॉर्म अलग है, उनका रैंक स्ट्रक्चर अलग है, उनका पे स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन एक बार आप जब अपने आप को साबित करके 25% की श्रेणी में आ जाते हैं तो आपकी यूनिफॉर्म और सारी चीजें सब बदली हो जाती हैं और फिर आप एक नॉर्मल भारतीय सेना के जवान के तौर पर पॉलीफिल यूनिफॉर्म पहनकर और वही रैंक और वही स्ट्रक्चर के साथ में खड़े होंगे तो कोई बदलाव वाली बात ही नहीं। सुरेश जी, आखिर इस पूरी स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है? देश का युवा क्यों नहीं समझना चाह रहा और जो विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो उसका निर्वहन क्यों नहीं कर रहा? देखिए, मैं आज की जो इस चर्चा में शामिल हुआ हूं तो मुझे यहाँ 3 स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। एक राजनीतिक स्वरूप है, दूसरा सैनिक स्वरूप है कि सेना में क्या होना चाहिए, और तीसरा हमारा खबर का स्वरूप है। तो जब हम खबर के रूप में देखते हैं तो मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जेएनयू के आंदोलन को भी कवर किया, आप सब लोगों ने भी खूब दिखाया। उसके बाद किसान आंदोलन को भी हमने खूब दिखाया। उसके बाद CAA के भी आंदोलन की खूब खबरें हमने दिखाई। और आज जब मैं आपके टीवी पर देख रहा हूं तो मुझे 2 छात्र आपकी तरफ से दिखाए जा रहे हैं जो दोनों यूं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जो जेएनयू से निकला था वो का वो ट्रेंड यहां तक है। इसका तात्पर्य ये है कि यहां ना युवा है, ना राजनीतिक पार्टियां हैं, और ना ही जो है वो केवल वो जो निकला हुआ युवा है, जेएनयू वाला ट्रेंड जो है। आप किसान आंदोलन में देख लीजिए, वो डफड़ी आ गई थी, डफड़ी बजाने लग गए थे। आप CAA में देख लीजिए, वही डफड़ी बज रही थी, वो की वैसे की डफड़ी जो है वहां बज रही थी। तो एक तो मैं इसमें एंगल देख रहा हूं। दूसरा मैं क्या एंगल देख रहा हूं कि देश में नवाचार का एक दौर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नवाचार केवल भाजपा कर रही है, क्योंकि जो कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी जो अपने अपने राज्यों में एक नवाचार करने की कोशिश की है। एक अच्छी से अच्छी योजना हमारी यहाँ है मनरेगा, जिसके बारे में कांग्रेस की योजना है, बहुत प्रशंसा की जा रही है आज भी कि मोदी ने भी स्वीकार कर ली। लेकिन अंततोगत उसमें काम क्या होता है? उसमें एक आदमी खड्डे खोदता है। एक आदमी खड्डे खोदने वाली योजना को हमने देश की सर्वश्रेष्ठ योजना सिद्ध कर दिया। और हम जो है अग्निवीर के लिए यदि सेना में जाकर के कोई आदमी, कोई युवा जो है और सेना में जाकर के अपने महारत को दिखाना चाहता है, यदि वो एलिजिबल हो गया, लाइबल हो गया, योग्य हो गया, सक्षम हो गया, तो वो सेना में चला जाएगा। अदरवाइज राज्य सरकारें उन्हें अपने यहाँ लेंगी। अदरवाइज वो एक अच्छा काम करने वाला अनुशासित व्यक्ति बनकर के देश में आ जाएगा। हम इस योजना के बारे में आलोचना कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे जो सोच में योजनाओं का जो ग्रेड है वो ग्रेड बड़ा गड़बड़ हो गया है। क्योंकि हमने हमारे काल में, जैसे मैं आज 32 वर्ष से पत्रकार हूं, हम जिस तरह की खबरें लिखते थे और आज आप लिख रहे हैं उनमें अंतर है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हम आपको आकर के वही कहेंगे कि आप ऐसा। तो ये कहने का तात्पर्य इसमें सीधा सीधा ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां वो अपने एंगल से सोचती हैं, सेना के लोग अपने एंगल से सोचते हैं, और मैंने अपने एंगल की बात कही है। ये आपको मानना पड़ेगा कि जब कौशल उन्नयन की योजनाएं ITI बनाए, किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। क्यों बनाए थे? क्योंकि हम लोगों को प्रशिक्षण दें। आज मोदी जी की सरकार आई, ITI के बारे में और विस्तार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, डिप्लोमा दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि लोग हमें इस टाइप के लोग जो हमारे देश के अंदर हैं, जो उनको डिप्लोमा के कारण रोजगार नहीं मिलता, एक योजना का विस्तार किया। ठीक इसी प्रकार का कौशल उन्नयन जो है वो सेना के लिए यदि करने की बात की जा रही है तो आपत्ति क्यों होना चाहिए? आपको जब वो व्यक्ति निकल करके आता, आपने भी और बसार ने दोनों ने कहा, वो एक अच्छा कारोबारी बन सकता है, अच्छा उद्योगपति बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर अनुशासन आ गया। और आज जो देश का वातावरण बना हुआ है, उस देश के वातावरण में हमें
इन्हीं की आवश्यकता है। इस प्रकार का एक क्षेत्र तैयार होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी स्कीम है। ये अलग बात है कि अब एक चीज और मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये मेरे मन की बात है। लोग आज भी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। मैं यदि किसी संस्थान में एडिटर था तो मैं किसी दूसरी जगह यदि आपकी डिबेट में आता हूं तो मैं अपने आप को एडिटर मान के ही बात करता हूं। ठीक ये की ये बात है। आज जनादेश जो है वो एक राजनीतिक पार्टी को मिला हुआ स्पष्ट वाला, कल आपके पास था। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कल आपने आज जनादेश वाली पार्टी से पूछ करके कितने कानून बनाए? एक भी कानून आपने उनसे पूछ करके नहीं बनाया। शाहबानुमाज मामले में आपने संविधान संशोधन किया तो क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछा था? क्या वामपंथियों से पूछा था? क्या नहीं पूछा। आज आप क्यों अपेक्षा कर रहे हो जिसको जनादेश मिला है वो अपनी नीतियों के हिसाब से कानून बनाएगा? तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? ये हमेशा मानने वाली चीज है और ये न मानने से ही विद्वेष पैदा हो रहे हैं और राजनीति के अंदर गिरावट आ रही है। राजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि सरकार कुछ अलग दिखने के चक्कर में, कुछ बेहतर करने के चक्कर में सेल्फ गोल कर बैठी है? नहीं गौरी जी, बिल्कुल नहीं। सरकार तो जैसे शर्मा जी ने कहा कि एक नवाचार है। और देखिए, हम ढर्रे पर नहीं चल सकते हैं। हम जो पिरामिड चल रहे उस पिरामिड में नहीं, हमको कुछ अलग सोचना होगा। आज आप देखिए, कभी कोई सोचा नहीं था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा। कभी कोई सोचा नहीं था कि अमेरिका किस प्रकार से देशों के बीच में छद्म युद्ध करवाएगा। तो हम तो चारों तरफ से शत्रुओं के बीच में लड़ रहे हैं। एक तरफ आर्थिक युद्ध चल रहा है, एक तरफ जो भौगोलिक युद्ध होता है वो युद्ध हो रहा है, छद्म युद्ध चल रहा है। तो हमको बिल्कुल नए तरीके से सोचना होगा और श्रेष्ठ नागरिक आएंगे। सबसे बड़ी बात है गौरी जी, आपको हमको ये समझना पड़ेगा कि जो सेना की ट्रेनिंग लेता है, जो एनसीसी की ट्रेनिंग लेता है, चाहे वो 4 साल करे या 40 साल नौकरी करे, हम तो उनको सलूट करते हैं कि उनके अंदर अदम्य साहस, अदम्य अनुशासन आता है और वो देश के श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं। और कहते हैं ना कि रंग को देखकर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो उसी प्रकार से एक अनुशासित सिपाही को देखकर वो अपने आसपास के एटमोस्फेयर को चेंज करता है। और वो एटमोस्फेयर क्या होता है? वो एटमोस्फेयर होता है अनुशासन का, वो एटमोस्फेयर होता है कि देश प्रेम का, वो एटमोस्फेयर होता है कि कड़ी मेहनत करने का। तो अगर ऐसे श्रेष्ठ नागरिक पूरे देश में फैल जाएंगे तो देश का एटमोस्फेयर, आज जो हम देखते हैं कि नशे की लत बढ़ रही, आक्रमणता बढ़ रही है, देश की संपत्ति नष्ट करने के लिए स्लीपर सेल के लोग बैठे हुए हैं। वो स्लीपर सेल के लोग आप लोग लगातार देश की संपत्ति बेच रहे हो, इस पर भी सारी ये जो सारी चीजें क्रांतिकारी कदम है, आप बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और ये क्रांतिकारी कदम से ही देश आगे बढ़ेगा। हमको श्रेष्ठ नागरिक चाहिए, देश को प्रेम करने वाले लोग चाहिए। राजीव जी, क्या ऐसा ही आने वाले समय में और भाईचारा चाहिए? ठीक, राजीव जी, क्या आने वाले नहीं चाहिए ऐसे निर्णय, ऐसे आदेश नहीं चाहिए जिसका असर देश के युवाओं पर पड़ रहा। राजीव जी, आने वाले समय में ऐसे ही क्रांतिकारी फैसले क्या हमें भारतीय पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में देखने को मिलेंगे कि एमएलए एमपी 4 साल के लिए नियुक्त किए जाएं, उसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाए, उनकी पेंशन बंद कर दी जाए? क्या ऐसे कोई सदनवीर वाले फैसले हमें आने वाली राजनीति में मिलेंगे देखने के लिए? या फिर वो विधायक को पार्षद बना दिया जाए? देखिए, बदलाव का नाम ही है, कॉर्पोरेटर बना दो। हर चीज में बदलाव है, क्यों नहीं हो सकता? मोदी बदलाव का नाम ही नहीं है। हर चीज बदलाव होता है, कोई भी चीज एक जैसी नहीं चलती है। तो कोई चीज शाश्वत नहीं है, शाश्वत कोई चीज नहीं हो। बिल्कुल ये भी शाश्वत है कि हो सकता है कि राजनीति में भी बदलाव आए। अब आप बोलेंगे तो हम पाकिस्तान की तरह तानाशाही नहीं चल सकते हैं कि सैनिकों के हाथ में देश है। हमारा देश है प्रजातंत्र का और बिल्कुल ऐसे ही बदलाव होते रहेंगे और बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए पानी में छलांग आती है और जो बहता हुआ पानी है वो उज्ज्वल रहता है, निर्मल रहता है। तो राजनीति में भी बदलाव होगा, सैनिकरण में भी जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें भी बदलाव होगा, कृषि में भी बदलाव आए हैं। राजीव जी, ऐसा अमूलचूल बदलाव क्या हमें 2023 के अंत तक देखने को मिल सकता है राजनीति में? नहीं, जब एक झटके में हम एनआरसी जैसे कानून, अरे वो बदलाव तो हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, हाँ गौरी जी बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक देशभक्त को अगर किसी ने राष्ट्रपति बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, योग्यता के आधार पर। और दूसरी बार जब हमको टर्म दे रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनको विरोध किया था। संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है,
उस संसद के मानसून सत्र में जनता से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे उठेंगे या इसी मुद्दे को उठा के सदन में बवाल काटा जाएगा और सदन अनिश्चित काल के लिए आप लोग स्थगित करवा देंगे? हम कभी नहीं चाहते सदन स्थगित हो, पर यदि जो व्यक्ति सांसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वोट देकर जिस व्यक्ति को संसद में भेजता है, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने हितों की बातों को करने के लिए भेजता है। जाएंगे, जनता से जुड़े एक नहीं बहुत से मुद्दे, सभी मुद्दों पर लड़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन दावा करता हूं लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये बता दें, डिफेंस सिस्टम से 4 साल हथियार चलाने के ट्रेनिंग लेंगे, 4 साल हथियार चलाने के ट्रेनिंग के बाद इनको रोजगार मिलेगा, ये जो आपके टुकड़े गैंग है और नहीं मिला तो ये क्या करेंगे? और मिला तो जो व्यक्ति हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेकर आएगा वो इंशाल्लाह को रोक दीजिए और देश हित में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको साथ दीजिए। नियम है की बात है भाई, किससे चर्चा की आपने? आप युवाओं को कन्विंस करिए, सड़क पर देश का युवा है, हम उनको शांति बनाए रखने की ऐसा तो नहीं लगता। हाथ जोड़कर आप कन्विंस करिए देश के युवा को, क्यों नहीं कर पा रहे? जब देश का युवा कन्विंस नहीं है तभी योजना के खिलाफ सड़कों पर पुरजोर तरीके से टुकड़े गैंग और तमाम तरह की चीजें बोल रहे हैं। इन तमाम चीजों से ही देश का युवा भ्रमित होता है। जब हम चर्चा में शामिल होते हैं तो कुछ चर्चा इस तरह से हो कि हम जब संवाद कर रहे हो तो उसका निष्कर्ष निकले, युवा समझ सके कि हम ये संवाद किस लिए कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह के संवाद और चर्चा डिबेट की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर आप भी वही पुरानी चीजों का ढर्रा अगर लगाए रहेंगे, नितिन जी भी वही पुरानी चीजों का ढर्रा लगाए रहेंगे तो सर चर्चा सार्थक नहीं हो सकती ऐसे। सुरेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत हूं और आपका ये तर्क मैं बहुत ही व्यवहारिक मानता हूं कि राजनेताओं के ऊपर भी किसी प्रकार की बंदिश होना चाहिए। जो पेंशन प्रथा है उसके बारे में समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश में तो 1 दिन के लिए यदि कोई विधायक बन जाता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है। अन्य राज्यों में कुछ समय के लिए यदि मान लो छूट होगी तो 1 दिन से ज्यादा होगी। 1-1, 2-2 नहीं 3-3, 4-4 पेंशन रहते हैं। जो आदमी विधानसभा का सदस्य रहा, यदि वो लोकसभा का सदस्य हो जाता है तो वो विधानसभा की पेंशन भी लेता और लोकसभा की पेंशन भी लेता। ये मैं आपकी तर्क से 100% सहमत हूँ। मैं इसके साथ एक बात और कहता हूँ, आज हमें छोटी छोटी चीजों में युवा की चिंता हो रही है। हम छोटी छोटी बातों में हिंसा और आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए और हमने कभी आरक्षण की समीक्षा करने की कोशिश की कि युवाओं को कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ? क्या किसी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत है वो जो ये कहेगा कि हम आरक्षण की समीक्षा करने की मांग करते हैं? क्या न्यायपालिका के अंदर जो है सो मोटो जो है इस मामले को लेकर के आदेश देने की स्थिति है? क्या प्रशासनिक व्यवस्था से कोई जाएगा कि कहेगा? क्या पत्रकारिता में कोई व्यक्ति मेरी तरह खुल करके कहेगा कि आप समीक्षा करिए? क्यों समीक्षा नहीं करना चाहते आप? हम ये नहीं कह रहे कि आरक्षण हटा दीजिए, हम ये नहीं कहा, मैंने कभी गलत बात संदेश जाए। मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है तो उनमें आखिर उठाव कितना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से दोनों चीजों को समीक्षा साथ लेना चाहिए कि आप उनकी समीक्षा करिए और राजनेताओं को भी अन्य लोगों की तरह प्रतिबंधित करिए। आप छूट दे रहे हैं, आज मैं कमाता हूं, मेरा इनकम टैक्स कटता है, नेता को सैलरी मिलती है, इनकम टैक्स नहीं कटता, क्यों नहीं कटता? ये सारी चीजों की समीक्षा करना चाहिए। देश बराबरी का है, समान नागरिकता की बात हो रही है, समान नागरिकता की बात होती है तो इन तमाम चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। बस जी कंक्लूडिंग रिमार्क। इस मोबाइल के जमाने में 2 चीजें आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि जहां 350 रुपए में फ्री और अनइंटरप्टेड आपको कॉल मिल जाती हैं, यहाँ के विधायक को 15,000 रुपए पर मंथ टेलीफोन अलाउंस मिलता है। नहीं, दूसरी बात सुरेश शर्मा जी ने बात करी इनकम टैक्स की। यहाँ के विधायक की, मतलब मैं अपने प्रदेश की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ऐसे प्रदेश है, मैं नाम नहीं लूंगा, जहाँ के विधायक की इनकम टैक्स सरकार भरती है। सभी की भरती है, सभी की भरती है। यहाँ का क्या है? तो समीक्षा तो होनी चाहिए, हर राज्य की समीक्षा तो बहुत चीजों की। इसलिए हम छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी बना रहे हैं। जो मूल बातें हैं उन बातों की तरफ भी हमें जाना चाहिए। आप बराबरी में लेके आइए सबको। हर राजीव जी बता दीजिए कि बाकी में ऐसी समीक्षा हो जाएगी 2023 तक कोई ऐसा कानून आ जाएगा कि एमएलए एमपी सिर्फ 4 साल के लिए? बिल्कुल, और ऐसी समीक्षा तभी होगी जब अग्निपथ लागू होगा
अग्निवीर से अग्निपथ की विजय होगी, अग्निपथ की विजय होगी, ये कामयाब होगा। ये सत्य है, समीक्षा होनी चाहिए और सेना ने भी समीक्षा की है। पर संघर्ष कर नहीं है अग्निपथ निकाल ली कि कहीं ऐसा ना हो अग्निपथ को 3 कृषि कानून की तरह वापस लेना पड़े। तो आपने तो पहले ही कह दिया कि अगर अग्निपथ पूरे तरीके से परमानेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो समीक्षा की जाएगी। एमएलए एमपी की मगर से सर कुछ नहीं होता सर। अगर और बिल्कुल अग्निपथ की विजय होगी, अग्निवीरों की विजय होगी, सेना की विजय होगी और हम अंतोगत देश का विजय होगा। जिम्मेदार विपक्ष हो हल्ला करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। कुछ तो ऐसा किया जाए जो जिससे देश के युवाओं का भला हो। और जो स्थिति इस वक्त देश के युवाओं की बन रही है उसमें आपकी भी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हंगामा करना मकसद नहीं होना चाहिए। उन युवाओं के साथ संवाद आप लोगों को भी करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। अगर कोई चीज कोई हल निकल रहा है तो दोनों ही आपस में बैठिए, युवाओं को समझाइए, क्योंकि ये देश आपका भी है सर और ये युवा आपके ही हैं और यही हमारे देश का भविष्य है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए नितिन जी, वत्स जी आपका भी शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया और सुरेश जी आपका भी शुक्रिया। हिंदुस्तान की फौज का पराक्रम, हिंदुस्तान की सेना का शौर्य, हिंदुस्तान की आर्मी का दम और ये ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का आकर्षण ही है जो देश का हर एक जवान इस जज्बे का कायल है। और हिंदुस्तान की इसी सेना को दिल में बसाने के लिए मोदी सरकार ने ये जो क्रांतिकारी फैसला लिया है, इस क्रांतिकारी फैसले के आखिर क्या दूरगामी परिणाम होते हैं ये हमें आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।